निम्न प्रणाम सा। राम राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेज पर। तो अपन ने अपने जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसको नियमित रूप से शुरू कर दिया है। इससे पहले अपन ने 2 क्लास अपलोड कर दी है और आज अपनी ये तीसरी क्लास है। उम्मीद करता हूं कि आपने वो अपनी जो पिछली क्लास थी उसको जरूर देखा होगा। और मैं आपको हर वीडियो के हर क्लास के शुरुआत में बताता हूं कि आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है और करंट अफेयर्स के बिना अपन परीक्षा के सागर से पार नहीं उतर सकते। अगर उत्तीर्ण करनी है परीक्षा तो करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। तो आज के अपने करंट अफेयर्स की क्लास की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक शब्दवाणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी आपके आसपास में जो करंट अफेयर्स की तैयारी करता है या फिर दूसरी कोई तैयारी करता है, उसको करंट अफेयर्स की जरूरत है, तो उस तक ये वीडियो पहुंचाने का काम आपका है, ताकि उसको भी पता चले कि इस प्रकार की एक क्लास है जो शब्दवाणी क्लासेस पर अपलोड की जाती है। तो चलते हैं अपन अपनी आज की क्लास की तरफ। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि शहरी सड़कों पर धूल नियंत्रण और दीर्घकालिक सड़क अवसंरचना के लिए CAQM फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु CSIR और CRRI इन्होंने मिलकर किस राज्य सरकार के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इन जो अपना CSIR है और CRRI है, उन्होंने सड़कों पर धूल नियंत्रण और दीर्घकालिक अवसंरचना के लिए किस राज्य सरकार के साथ में समझौता किया है? अपना पहला प्रश्न ये है। गुजरात राज्य के साथ में, हरियाणा के साथ में, राजस्थान सरकार के साथ में या पंजाब सरकार के साथ में? तो अगर मैं धूल नियंत्रण और दीर्घकालिक सड़क अवसंरचना के बारे में देखूं तो उसमें जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य है वो अपना हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा राज्य है। तो इसमें अपना जो दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, वो सही है। अगर इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें तो देखो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली ने आज हरियाणा सरकार के साथ शहरी सड़कों के पक्कीकरण और हरियाली के लिए मानक ढांचे का कार्यान्वयन हेतु हरियाणा राज्य, ये जो परियोजना है इसका ये नाम है कि शहरी सड़कों के पक्कीकरण और हरियाली के लिए मानक ढांचे का कार्यान्वयन नामक परियोजना कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन है, उस पर हस्ताक्षर किए कि हरियाणा राज्य की जो सड़कें हैं उनको पक्का करो, जो शहरी सड़कें हैं, और उन पर धूल नियंत्रण करो। धूल नियंत्रण कैसे होगा? कि उसके आसपास में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसने स्वच्छता पखवाड़ा 2026 कब से कब तक मनाया?
तो जो भारत का मंत्रालय है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसके अंतर्गत आने वाला विभाग जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, उसने हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है। मतलब स्वच्छता पखवाड़ा, पखवाड़ा में क्या होता है, पखवाड़ा मतलब 15 दिन। तो 15 दिनों के अंदर क्या किया, ये 15 दिनों के अंदर ये जानकारी फैलाई और विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई करवाई, ये स्वच्छता पखवाड़ा हो गया। तो जो स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया वो कब से कब तक मनाया गया, 1 मई से 15 मई, 1 जून से 15 जून, या 15 मई से 30 मई, या 1 अप्रैल से 15 अप्रैल। तो जो स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया वो 1 मई से 15 मई के बीच में मनाया गया। तो इसमें अपना जो दूसरा पहला ऑप्शन है, सॉरी, अपना जो पहला ऑप्शन है वो राइट है कि 1 मई से 15 मई के बीच में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है। इंपॉर्टेंट है, कई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1 मई से 15 मई तक याद रखना। तो यहां पर आप चित्र में देख सकते हैं कि ये एक पुरुष और एक महिला साफ सफाई कर रहे हैं। थोड़ा सी इसके बारे में जानकारी देखें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय और अपने सभी स्वायत्त संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 1 मई से 15 मई 2026 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का आयोजन किया। तो जो प्रौद्योगिकी विभाग है उसने जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके तहत उनका जो दिल्ली में मुख्यालय है या विभिन्न क्षेत्रों पर जो अपने मुख्यालय है या फिर कोई सार्वजनिक स्थान है वहां पर अगर ज्यादा कचरा है ना तो वहां पर इन्होंने साफ सफाई की 1 मई से 15 मई के बीच में। याद रखना कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साफ सफाई कब की, 1 मई से 15 मई के बीच में। कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी स्वच्छता पखवाड़ा 2026 के दिशा निर्देशों एवं कैलेंडर के अनुसार इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया, अगर प्रश्न पूछे कि 1 मई से 15 मई के बीच में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन भारत के किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, अगर यह प्रश्न पूछे तो भी आपको याद रखना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसने, याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा दिन ही पहला जो अपने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है ना उसके अंतर्गत आने वाला एक कोई संयंत्र था और उसमें आग लग गई। किसके अंतर्गत आ रहा था, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के तहत आने वाले किस इस्पात संयंत्र में आग की दुर्घटना हुई है, उसमें 8-10 लोगों की जान भी गई है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहां पर आग लगी या फिर कौन सा संयंत्र था। तो क्या वो बोकारो इस्पात संयंत्र था, आप ऑप्शन चूज करते रहिए, या भिलाई इस्पात संयंत्र था, या फिर विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र था, या फिर रानीगंज इस्पात संयंत्र था। कौन सा इस्पात संयंत्र था जहां पर आग की दुर्घटना हुई। थोड़ी सी ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र है, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र है, उसमें आग की दुर्घटना हुई है और यह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है। याद रखना। अगर इसके बारे में और देखें तो देखो 8 जून 2026 को शाम में लगभग 4:15 बजे वीएसपी में स्टील मेल्ट शॉप नंबर 1 के कास्ट 2 में कास्टिंग का काम चल रहा था और उसमें क्या था कि लैंडल
टेंडिस में गर्म कच्चा स्टील डालने के लिए स्लाइड गेट खुलने से पहले जो आगे चलकर कास्टर में जाता है, वहां अचानक जबरदस्त धमाका हुआ और आग का एक बड़ा गोला छत तक पहुंच गया। ओवरहेड क्रेन 2 में आग लग गई। इस दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई, 6 अन्य लोग घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। RINL दुर्घटना की जांच कर रही है। अपने सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि आग कहां लगी, तो जो विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र है वहां पर लगी। अगला क्वेश्चन, लगभग आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की गई। आज 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की गई। अब उसके 10 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। कितने वर्ष कंप्लीट हुए हैं? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा है, एक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न मिल जाएंगे। एक प्रश्न के अंदर 2 नहीं, 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं कि हाल ही में जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है उसके 10 वर्ष कंप्लीट हो गए। तो उसके 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो अपने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है श्री जगत प्रकाश नड्डा, अगर प्रश्न पूछे कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो वो है श्री जगत प्रकाश नड्डा। श्री जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने एक डाक टिकट जारी की है 10 वर्ष पूरे हुए उसके उपलक्ष्य में। तो उन्होंने कितने रुपए की डाक टिकट जारी की है? 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 1 रुपये की या 10 रुपये की? बताओ। ऑप्शन चूज करिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा कितने रुपए की डाक टिकट जारी करेंगे? सर 10 वर्ष पूरे हुए, 10 रुपए की जारी करवा दो। नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसे अपन को मिलाना नहीं है। 10 वर्ष पूरे, 10 रुपए की डाक टिकट जारी। अब उन्होंने मोदी जी को फोन किया कि मोदी जी डाक टिकट जारी कर रहा हूं, कितने की करूं? मोदी जी ने कहा यार 1-2 रुपए की तो क्या ही जारी करेगा, कम से कम 5 रुपए की तो जारी करो। तो 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। कितने रुपए की? 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो अपने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है श्री जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा। याद रखना, 5 रुपए की डाक टिकट, 10 की नहीं है, 1 रुपए की नहीं है, 2 रुपए की भी नहीं है। यहां पर अपन देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जून 2016, याद रखना, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित योजना है, ये कब शुरू की गई? तो ये 9 जून, सुरक्षित मातृत्व अभियान है, ये 9 जून 2016 को प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को निःशुल्क व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव देखभाल एंटीनेटल केयर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 9 जून 2016 को शुरू की गई। नौ जून 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। 9 जून को शुरू की गई। तो मोदी ने कहा कि एक चीज याद रखो, हर महीने की 9 तारीख को, हर महीने की, याद रखना, हर महीने की 9 तारीख को जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको निःशुल्क प्रसव पूर्ण जो देखभाल होती है और अन्य जो सेवाएं होती है वो प्रदान की जाएगी। मतलब उनके गर्भ को चेक किया जाएगा, क्या सही है का नहीं है, या उसमें किसी प्रकार की कमी तो नहीं है। तो ये कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना। इसके तहत देश भर में सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में इस योजना के 1 दशक की सेवा को प्रदर्शित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 75 रुपए का विशेष स्मारक और एक 5 रुपए मूल्य का डाक टिकट जारी किया है। अगर पूछे कि कितने रुपए का सिक्का जारी किया तो 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का।
और 5 रुपए मूल्य का डाक टिकट जारी किया है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसका नाम है भव्य, भारत भारत औद्योगिक भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य, तो हाल ही में ऐसा कौन सा मंत्रालय भारत सरकार का जिसके द्वारा भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया गया? भव्य का पूरा नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, संचार मंत्रालय के द्वारा, संचार मंत्रालय, दोनों ऑप्शन एक जैसे आगे, कोई बात नहीं है, ऑप्शन अपने ऊपर में से ये है कि किस मंत्रालय के द्वारा भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो देखो, औद्योगिक विकास, औद्योगिक नाम आया है तो किसके द्वारा? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा हाल ही में भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। किससे संबंधित? अगर इसकी फुल फॉर्म आपको याद है ना कि भव्य की फुल फॉर्म क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। तो औद्योगिक से याद आ जाएगा आपको उद्योग, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अभी अपने 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर इसके बारे में देखें तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल, याद रखना। वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य के संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब इसमें क्या होगा? तो देखो, श्री पीयूष गोयल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भव्य योजना एक प्रतिस्पर्धी मॉडल अपनाएगी जिसके अंतर्गत राज्यों को अपनी औद्योगिक क्षमता, भूमि की उपलब्धता, निवेशकों की रुचि और क्षेत्रीय संभावनाओं को उजागर करते हुए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें क्या है? इस पोर्टल के अंतर्गत कहते हैं कि जो राज्य है ना, वो राज्य अगर अपनी कहीं पर ऐसा क्षेत्र है जहां पर वो उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं या नया उद्योग स्थापित कर सकते हैं, तो वो भव्य पोर्टल पर सूचना डालें। औद्योगिक क्षमताओं, क्या वहां पर भूमि की उपलब्धता भी है, निवेश को, वहां पर कोई निवेशक अपने रुपए निवेश करना चाहता है तो उसके निवेशकों की रुचि और क्षेत्रीय संभावनाओं, उसका कितना विकास हो सकता है, वो कितना उद्योग फल फूल सकता है, ये सभी चीजें आप भव्य पोर्टल पर डालो, सरकार चेक करेगी और उसके बाद में अगर सरकार की रुचि हुई तो वहां पर उद्योग स्थापित किया जाएगा। यह है अपना भव्य पोर्टल। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि योग दिवस हमेशा 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, या साकार सपना योग से, या फिर मेरा योग मेरा जीवन, या फिर कल के लिए आज का योग। बताओ, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 है उसकी थीम क्या है? वो किस आधार पर किया जा रहा है? स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, या फिर साकार सपना योग से, या फिर मेरा योग मेरा जीवन, या फिर कल के लिए आज का योग। तो इसका अपना जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। अगर आप चाहते हो कि वृद्धावस्था के समय एकदम फुल घोड़े की टांग दौड़ा, तो उसके लिए जरूरी है कि अपना जो शरीर है ना वो एकदम सही, एकदम वो कहता है ना कंचन जड़ो, मतलब सोने जड़ो होना चाहिए। और शरीर एकदम स्वस्थ के टाइम हुई जी टाइम आपा हमेशा सुबह जल्दी खड़ा हुआ और भी साथ साथ में
जगह योग है, वो योग करा, व्यायाम करा, कसरत करा, तो आपनो शरीर है वो एकदम मुलायम रहेगी। उसकी प्रत्येक प्रत्येक जो नाड़ है, प्रत्येक नाड़ी है वो चालू रहेगी। नहीं तो आप पूरे दिन बैठा रहा, पड़ा रहा, एकदम बड़द पड़े रह जाओ, तो अपने शरीर के हो सकता है अपना शरीर रोग ग्रसित हो जाए। लेकिन अगर अपन पूरे दिन बने ही कुछ भी करो, लेकिन अगर सुबह खड़े होने के बाद में अगर आधा घंटा योग हो जाए ना, तो ये कहता है कि स्वस्थ वृद्धावस्था आएगी। वृद्धावस्था में आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है नहीं होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है कि स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ए फ्यू मिनट्स टुडे बेनिफिट्स फॉर ईयर्स। आज के कुछ मिनट आपको कई वर्षों के लिए फायदे प्रदान कर सकता है। योगा फॉर हेल्थ एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। अगर अपन देखें योग दिवस के बारे में, तो जो योग दिवस मनाने का सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया? किसने कहा होगा कि भाई योग दिवस मनाना चाहिए? तो इसमें कहा गया है कि 27 सितंबर 2014 को, कब? 27 सितंबर 2014 को अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा थी, यूएनजीए, उसमें भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि यार विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही है यार, लोग हैं वो व्यायाम नहीं करते, कसरत नहीं करते। इसलिए उन्होंने कहा कि आप क्या करो, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी उसको कहा कि आप एक दिन ऐसा निश्चित करो जिस दिन अपन लोगों को प्रेरित करें कि योग करना चाहिए। तो 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद में 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि मोदी जी थारो आमनो फैसलो पक्को, 21 जून का प्रत्येक साल अपन योग दिवस के रूप में मनावा। तो मोदी प्रस्ताव कब रखा मोदी जी ने? 27 सितंबर 2014 को। उसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 3 महीनों के बाद या 2.5 महीनों के बाद में 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव को पारित कर दिया और कहा कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। लेकिन प्रस्ताव पारित 11 दिसंबर 2014 को हुआ, तब तक 2014 का जो जून था वो पीछे चला गया। उसके बाद में जून आया 2015 का। 2015 के 21 जून को प्रथम बार विश्व योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015 को, प्रथम बार 21 जून 2015 को मनाया गया। फिर है कि मिंदनाओ, जहां पर हाल ही में भूकंप के झटके महसूस किए गए, वो किस देश में है? एक स्थान है मिंदनाओ, वहां पर काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए और वहां पर कहां पर काफी जनहानि भी हुई। भूकंप का मतलब धरती का हिलना डुलना, कई कारणों से हो सकता है। कहते हैं कि ज्वालामुखी उद्भव होती है तो भी हो जाता है, या दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो हो जाता है, अगर दो प्लेटें खिसकती है बीच में ध्वंस पड़ता है उस कारण भी हो सकता है। तो जो भूकंप के कई कारण है। मिंदनाओ एक स्थान है, वहां पर हाल ही में अभी भूकंप के झटके महसूस किए गए और काफी जनहानि भी हुई है और मोदी ने उस पर शोक भी व्यक्त किया है। तो वो स्थान कहां पर है? मिंदनाओ जहां पर हाल ही में भूकंप के झटके महसूस किए गए, वो किस देश में है? श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलीपींस या म्यांमार? तो वो मिंदनाओ नामक स्थान है वो अपने फिलीपींस में है। फिलीपींस के मिंदनाओ नामक स्थान पर हाल ही में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अगला प्रश्न, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उन्होंने कहा एक भारत, पूरा भारत एकता के सूत्र में बंद हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम के 6ठे चरण की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम के तहत युवा संगम के 6ठे चरण की मेजबानी की गई, वो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद के द्वारा की गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम के 6ठे चरण की मेजबानी किसके द्वारा की गई? IIM अहमदाबाद के द्वारा की गई। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू की गई एक प्रमुख सरकारी पहल है एक भारत श्रेष्ठ भारत। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण प्रयास किया था, अगर वो नहीं होते तो शायद जितने भी आज के समय बड़ी बड़ी राज्य है, बड़े बड़े क्षेत्र है, वो भारत में शामिल नहीं होते। उनकी विश्वव्यापी सोच के कारण आज जो अपन भारत का नक्शा पढ़ रहे हैं वो अपने सामने है। इन्होंने कई रियासतों को मिलाने का काम किया। तो इनके ही जो जयंती है वो 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर 2015 को नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देश की विविधता में एकता को उत्सव के रूप में मनाना और विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि एक क्षेत्र से कुछ युवा लगभग 10-15 की टीम में वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या दूसरे राज्य में जाते हैं, वहां पर चर्चा करते हैं, फिर तीसरे राज्य में जाते हैं। इस प्रकार वो घूमते रहते हैं और इससे भाषाई आदान प्रदान होता है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है, जिससे जो एकता का सूत्र है वो और गहरा होता है। इस कारण एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू की गई। अगला प्रश्न है कि अंडर 18 पुरुष एशिया कप 2026 का उप विजेता कौन सा देश है? अपन को पता है कि अंडर 18 जो पुरुष एशिया कप 2026 है उसका आयोजन कहां हुआ था? तो उसका आयोजन हुआ था जापान में। आयोजन कहां हुआ? आयोजन हुआ था जापान में। और इसका मतलब आयोजन जापान में हुआ तो मेजबानी कौन कर रहा था? जापान मेजबानी मतलब यहां पर सभी टीमें आई थी, यहां पर खेला था, उनका आवाभगत किसने की? जापान ने की। तो इसका जो उप विजेता रहा वो जापान ही रहा था। उप विजेता कौन सा देश रहा था? जापान रहा था। तो बताओ इसमें विजेता कौन सा देश रहा था? इसमें अपना जो देश है भारत, इसमें विजेता रहा था। तो अगर प्रश्न पूछे कि अंडर 18 पुरुष एशिया कप 2026 का आयोजन कहां हुआ, तो उसका आयोजन जापान में हुआ था। विजेता कौन रहा? भारत। उप विजेता कौन रहा? खुद जापान। देखो, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कौन है? प्रश्न पूछे कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। खेल कर मन सुख हो जाता है। जब हम किसी प्रकार का खेल खेलते हैं ना तो मन एकदम राजी हो गया साहब। तो खेलने से मन राजी होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मंत्री किसे बनाए? मनसुख को बना दो। मनसुख मांडविया को क्या बनाया गया? खेल मंत्री। तो मनसुख मांडविया जो खेल मंत्री है, उन्होंने जापान में हाल ही में संपन्न हुए अंडर 18 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों को सोमवार को यहां भारतीय खेल प्राधिकरण के मुख्यालय में सम्मानित किया गया। कप्तान केतन कुशवाहा, इंपॉर्टेंट है अगर पूछ ले कि जो हाल ही में जापान में आयोजित अंडर 18 एशिया कप में जो हॉकी प्रतियोगिता थी उसमें भारत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया या भारत की टीम, इंडिया की टीम विजेता रही। तो उस टीम के कप्तान कौन थे? उसके कप्तान थे केतन कुशवाहा। तो कप्तान केतन कुशवाहा की अगुवाई वाली भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने शुक्रवार को काकामिगाहारा जो कि जापान में है, वहां पर खेले गए फाइनल में मेजबान जापान को 4-1 से हराकर अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जीता। भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। और मैच में कोरिया पर 3-0 से शानदार जीत दर्ज करने के बाद अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक हासिल किया। किसने? भारत ने। तो भारत की जो पुरुष टीम थी वो भी विजेता रही थी और जो महिला हॉकी टीम थी अंडर 18 उसने कांस्य पदक जीता था। प्रतियोगिता कहां हुई थी? काकामिगाहारा जापान में। भारत के जो पुरुष हॉकी टीम थी उसके कप्तान कौन थे? कप्तान केतन कुशवाहा।
कप्तान 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 क क क कप्तान केतन कुशवाहा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर रक्षा मंत्रालय की खाली पड़ी जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS जो रक्षा मंत्रालय की जो खाली पड़ी जमीन है उस पर श्री राजनाथ सिंह ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि साहब जो रक्षा मंत्रालय की जो जमीन है खाली पड़ी है वहां पर अपन क्या करें, एक काम कर सकते हैं कि वहां पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली लगा दें और उसके साथ में 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना भी लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा सब खाली पड़ी है तो लगा दो। अब वो जमीन कहां पर है, पोखरण जैसलमेर में, बठिंडा पंजाब में, सीतापुर उत्तर प्रदेश में या कच्छ गुजरात में? बताओ कहां पर है, कौन से स्थान पर जो खाली जमीन है वहां पर उन्होंने 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी है राजनाथ सिंह ने? तो वो जो अपना स्थान है वो है सीतापुर उत्तर प्रदेश। सीतापुर उत्तर प्रदेश, सीतापुर उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की मंजूरी दी है। याद रखना सीतापुर में। यहां पर देखें तो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और रक्षा मंत्रालय की खाली पड़ी जमीनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जो पूर्व छावनी क्षेत्र है वहां पर लगभग 850 एकड़ रक्षा मंत्रालय की खाली जो भूमि है वहां पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है अपनी तरह की पहली परियोजना है। ये ऐसी पहली परियोजना है जिसमें रक्षा मंत्रालय की जो जमीन है वहां पर सौर ऊर्जा परियोजना लागू की जाएगी या सौर ऊर्जा बनाई जाएगी और साथ साथ में जो बैटरी ऊर्जा भंडारण है वो भी किया जाएगा, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है वो भी लागू की जाएगी। तो ये अपने आज के 10 इंपॉर्टेंट, आगे शायद कंप्लीट हो गए, हाँ, तो ये अपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। क्वेश्चन के साथ साथ में मैंने आपको उनके बारे में और भी चर्चा की अपन ने, क्योंकि सिर्फ अगर प्रश्न पढ़कर छोड़ दें तो कई बार होता है कि वो दिमाग से फिसल जाए या समझ में ना आए, लेकिन अपन ने जब उनके बारे में थोड़ी और चर्चा की तो बाकी बड़ा याद रहे या न रहे, प्रश्न तो जरूर याद रह जाएंगे। तो अपनी ये क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपने पूरी क्लास देखी होगी, साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और क्लास को लाइक और शेयर भी की होगी। इसी प्रकार सहयोग और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।